हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग जो हमारे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, उसको एक कदम हम और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख रहा था फ्रेंड्स कि अभी कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से हम लोग थोड़ा सा लेट हुए, तो उसमें आप लोग जो है क्विज कर रहे थे और काफी अच्छी बात है। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पर में। एक यार थम्स अप आप लोगों के लिए बनता है यहाँ पर मैं, आप सभी लोगों के लिए, एक हेल्दी कम्युनिटी के लिए, एक जिंदा कॉम के लिए, जो आप लोग हो, जो यहाँ पर मैं क्विज कर रहे थे कमेंट्स के अंदर में, एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे, लोग जवाब दे रहे थे, और ये बहुत अच्छी बात है। तो एक थम्स अप और एक जो है यहाँ पर मैं ताली तो आप लोगों के लिए, खुद के लिए भी बनती है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि 900 प्लस लाइक्स आप लोगों ने सेशन से पहले कर दिए हैं। तो ये पूरा का पूरा सेशन इन सभी 900 प्लस बच्चों को समर्पित, जिन लोगों ने फ्रेंड्स यहाँ पर में जान फूंक दी है सेशन के अंदर में। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर में हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। मैं आपको बता दूं आज के सेशन के अंदर में भी मैं काफी सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। देखिए, किस तिथि को क्लीमेंट एटली, कौन था ये तुम्हारे चाचा का लड़का क्लीमेंट एटली, ये जो है फ्रेंड्स भारत की आजादी के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। तो एक क्वेश्चन तो यहां बन गया आपका कि आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था जब हमारे भारत आजाद हुआ उस समय में, तो क्लीमेंट एटली था। तो क्लीमेंट एटली ने क्या किया, क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि भाई हम जो है वो जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे ही वो प्रधानमंत्री बना, लिबरल पार्टी से बना था वो, तो उसने बोला कि हम जून 1948 तक भारत को छोड़ देंगे, उसको आजादी दे देंगे। ये घोषणा उसने कब की थी? और हियर कम्स दी दानिश सर आपके, ठीक है, क्योंकि मैं तो आप ही का हूं यहां पर। मैं आप लोग देख लीजिए, क्लास के अंदर में आप लोगों को करवाया हुआ है। ठीक है, दानिश सर ने जून 1948 तक छोड़ देंगे, ये घोषणा कब की थी उन्होंने? 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली, जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। और ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखा भी था आप लोगों के लिए, आप लोग अभी भी जाकर देख सकते हो, ऐप पर क्लास रखी हुई है। ठीक है, ये आप लोगों का जो नेशनल मूवमेंट का पार्ट नंबर 5 था उसके अंदर में करवाया था मैंने ये। तो 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली, जो कि प्रधानमंत्री थे, उन्होंने घोषणा की कि जून 1948 तक भारत को छोड़ने की उनकी योजना है। इंपॉर्टेंट बताया था। ठीक है, और वही क्वेश्चन आप देखिए आपके एग्जाम के अंदर में पूछा गया 15 तारीख को, जो लीक पेपर था उसके अंदर में। तो आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग लगाओ, जल्दी जल्दी से सभी लोग लगाइए आंसर। तो 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा जो है आपका उन्होंने घोषणा की थी। कब तक छोड़ने की घोषणा की थी ये भी लिख दीजिए। चलो देखो, क्वेश्चन में है, माना कि वो क्वेश्चन में है, लेकिन आप लोग लिख दीजिए 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा कर दी थी कि भारत को छोड़ दिया जाएगा। लिख दीजिए सभी के सभी लोग आप लोग यहां पर में। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स आप आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर में। ठीक है, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, इन विच ईयर बिहार वाज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल। ये भी क्वेश्चन आया आप लोगों का 15 तारीख को। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स आप लोग लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी चीजें बता दूं, तो किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि मैं आप लोगों को आज के लेक्चर के अंदर में, जो मैंने कल क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए थे, उससे रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले, इंटरेस्टिंग वाले जो क्वेश्चंस है वो करवाने वाला हूं, उस पर आधारित। ठीक है, उसके ऊपर में आधारित क्वेश्चन। तो प्लीज आज उसके लिए भी आप सभी लोग तैयार रहिए, ताकि आप लोग उन सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सके। मजेदार सेशन होने वाला है, उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग आज सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स यहां पर मैं आप लोगों का इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बंगाल को कब अलग किया गया बिहार से। ठीक है, बिहार से कब अलग किया, बंगाल को से बिहार को कब अलग किया गया, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है बंगाल बड़ा था, बिहार को अलग करेंगे। तो यहां पर मैं आप देख सकते हो, मैंने आपको बढ़ाया था, उसी लेक्चर की बात है यहाँ पर, नेशनल मूवमेंट वाला जो हमारा पेड क्लास है उसके अंदर में, कि भाई देखो ये मान लो पूरा बंगाल है, यहाँ पर में जो है बिहार एंड उड़ीसा नाम का एक प्रांत था, उसको अलग किया गया। 22 मार्च 1912 को घोषणा की गई थी इसकी। और इसको लागू कब किया गया था? इसको लागू किया गया था आप लोगों का 1 अप्रैल 1912 को। मतलब कि बिहार एंड उड़ीसा प्रांत था उसका नाम पूरा, लेकिन बंगाल से अलग करने की बात हो रही है, मतलब 1912 वाली बात हो रही है। तो 1912 के अंदर में हुआ था। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आपको कराया है, बिहार एंड उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया था, तो 1912 के अंदर में। ये वो क्वेश्चन है जो हमने किया था। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक और क्वेश्चन, 69वीं बीपीएससी के अंदर में भी आया है, और ये क्वेश्चन आपको जो ई बुक्स प्रोवाइड की गई है ऐप के अंदर में उसमें भी है। तो प्लीज उसको पढ़ लेना अच्छे से, जो बीपीएससी का संकलन है ना आपका, बीपीएससी हाइलाइट्स, उसमें दिया है व्हेन वाज बिहार फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल। पहली बार बिहार को कब अलग किया गया था बंगाल से, तो 1912 में अलग किया गया था। बंगाल से कब अलग किया गया था? देखो, बिहार को उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा प्रांत कब बने वो अलग चीज है, 1936। लेकिन यहां बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया, बंगाल से, तो वो 1912 आप लोगों का आंसर हो जाएगा यहां पर में। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहीं पे दिया नहीं है आप लोगों का 1912, इसी वजह से आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा।
कितने लोगों का सही था ये क्वेश्चन? जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर करके बताएंगे यहाँ पर मैं, सभी के सभी लोग जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे, सभी के सभी जितने भी लोग हैं। 1500 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर में ही बहुत ही बढ़िया, ठीक है। जिद्दी बॉय बोल रहे सर हम आपके गांव से है, ठीक है। मेरे गांव से है भाई, कौन से गांव से? मैं तो गांव से ही नहीं हूं, पहली बात, मैं तो शहर से हूं, ठीक है। मेरा कोई जुड़वा भाई जो कोई मतलब कोई गांव में रहता है, चलो कोई बात नहीं, अगर हो मेरे गांव से तो हो, मेरा पूरा भारत ही मेरा गांव है, ठीक है। तो आप मेरे गांव से ही हो, चलो ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। आते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। आप देख सकते हो 69वीं बीपीएससी में भी आया था, तो 1912 के अंदर में अलग किया गया था बंगाल को, बंगाल से बिहार को। बिहार प्रांत जो अस्तित्व में आया आपका, बिहार, ठीक है, आपका बिहार प्रांत अस्तित्व में आया था, उसका उड़ीसा और बिहार को अलग करके, बिहार एंड उड़ीसा प्रांत को अलग करके, वो 1936 में हुआ था। नाउ फ्रेंड्स अब यहां पर मैं देखिए, निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ये भी क्वेश्चन आपका 15 तारीख को आया, ठीक है। एक बार लाइक भी करते रहेंगे यार, जितने सारे लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, टीचिंग परीक्षा चैनल को, ताकि ऐसे ही मैं आपको धमाकेदार क्वेश्चन जो है वो करवाता रहूं आगे में भी, ओके। निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर में देखिए फ्रेंड, दानी सर से मिलिए फिर से वापस से, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में दानी सर पढ़ाते हुए यहाँ पर मैं आपको, और यहाँ पर में आप लोग देखिए किसके फेल्यूर के वजह से? क्रिप्स मिशन के फेल्यूर के वजह से। जो क्रिप्स मिशन था आपका, ठीक है, क्रिप्स मिशन जो फेल हो गया था 1942 में आया था, उसके वजह से 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, ठीक है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ये आपकी क्लास है अभी भी रखी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हो, ओके। तो यहां पर में जो है फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता, द फेल्यूर ऑफ क्रिप्स मिशन। आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं यहां पर मैं। तो क्रिप्स मिशन की असफलता क्विट इंडिया मूवमेंट को जन्म देती है। गांधी जी ने कहा कि क्रिप्स मिशन जो है वो एक, क्रिप्स मिशन ने जो प्रपोजल दिया था वो एक डूबते हुए बैंक का चेक है आगे की तारीख का, ठीक है। एक ऐसा बैंक का चेक जो कि डूब रहा है और आगे की पोस्ट डेटेड चेक कहा था, क्योंकि क्रिप्स मिशन ने हमसे कहा कि भाई हम जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगा तब भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। तो क्रिप्स मिशन के फेल होने के कारण, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ कि एक क्वेश्चन आपका, क्रिप्स मिशन पहले आया या भारत छोड़ो आंदोलन पहले शुरू हुआ? अभी के अभी सभी के सभी जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर में, ठीक है। जितने भी लोग देख रहे हैं, माइक का जो है बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पर में, माइक का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। देखिए मेरे तरफ से जो है वो पूरा फुल है और मैं बहुत तेज भी बोल रहा हूँ जोर से, ताकि आप लोगों को बेहतर आवाज आ सके, ठीक है। मैं अपने तरफ से जितनी भी पूरी जान है, आप लोग देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, मैं पूरी तरह से अपने आपके तरफ में यहाँ पर मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग जो है अपने तरफ से मोबाइल से भी वॉल्यूम वगैरह बढ़ा लीजिए आप लोग, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन पहले आया था आपका, उसके फेल होने के वजह से फिर क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हुआ। इस ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था आप लोगों का, ठीक है। और ये सारा हम लोगों ने पढ़ा है अच्छे से। नाउ फ्रेंड्स, ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी किसने रखी? ब्रिटिश शासन के दौरान ने दिल्ली को राजधानी बनाने की नींव किसने रखी थी? नींव, फाउंडेशन किसने रखा, ठीक है। मतलब कि दिल्ली राजधानी बनेगी, कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी शिफ्ट करने के लिए फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था? ये आप लोगों को बताना है। जल्दी जल्दी से बताइए आप सभी लोग। आंसर क्या होगा आपका? आंसर हो जाएगा जॉर्ज पंचम। और आप लोग यहां पर में देखिए, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा किसने की थी? दानी से थोड़ा सा सरकोगे क्या? सम्राट ने, ठीक है। और सम्राट कौन था वहां पर, ठीक है। सम्राट कौन था? जॉर्ज पंचम। और उसकी वाइफ मैरी जो है भारत आए थे, और सम्राट ने जो है वो घोषणा की कि भाई कलकत्ता से जो है वो दिल्ली को राजधानी शिफ्ट किया जाएगा, ओके, है ना सर? सही बोल रहा हूं ना? चलिए, तो यहां पर में सम्राट ने, मतलब कि जो किंग जॉर्ज पंचम, ये पढ़ा हुआ है हमारा। और उस समय में भारत का वायसराय कौन था? आप लोग लिखोगे, हर एक बच्चा लिखेगा यहां पर में, जल्दी जल्दी से एक एक बच्चा यहां पर में लिखेगा यहां पर में आप लोगों का, ठीक है। हर एक बच्चा जल्दी से यहां पर में लिखेगा कि वायसराय कौन था? लॉर्ड हर्डिंग। जब दिल्ली को राजधानी बनाया गया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हर्डिंग था। एक एक हर एक बच्चे का कमेंट में आंसर आना चाहिए यहाँ पर में फ्रेंड्स। चैट रेट आप लोगों का 400 के करीब का चल रहा है, मेरे को यहाँ पर में 1000 के पार का चैट रेट चाहिए। जल्दी से हर एक बच्चा कमेंट करेगा। लॉर्ड हर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज पंचम जो है फ्रेंड्स, उन्होंने घोषणा की थी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। 7 से 16 दिसंबर तक वो दिल्ली में रहे। 12 दिसंबर को दिल्ली दरबार भराया गया था, ठीक है, जिसमें 2 घोषणा हुई। एक तो बंगाल का विभाजन रद्द हो गया, और दूसरा कलकत्ता से दिल्ली जो है राजधानी को शिफ्ट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हु वाज हैंग्ड ऑन चार्ज ऑफ मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी? अरे भाई, मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस के अंदर में किसको फांसी हुई थी? पहली बात तो ये मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस है क्या चीज, ठीक है, ये समझो आप लोग, ठीक है। तुम्हारे मामा का एक लड़का था जिसका नाम था, ठीक है, किंग्सफोर्ड। वो जो मैजिस्ट्रेट था किंग्सफोर्ड नाम का, वो क्या करता था? वो भारतीयों के खिलाफ फैसला देता था, हर फैसला भारतीयों के खिलाफ।
तो भाई हम लोगों को आया गुस्सा, ऑब्वियस ही बात है, अपन गुस्से वाले भाई, बहुत गुस्से वाले लोग हैं अपन लोग, है ना। तो अपन लोगों को आया गुस्सा। अपने दो लड़के थे, ठीक है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है फ्रेंड्स किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाई कि किंग्सफोर्ड पे बम फेंकेंगे और उसको मार देंगे, ठीक है। और उसको मारने के लिए जो है फ्रेंड्स एक मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी जो है वो रची गई थी। आपको मैंने इसके बारे में पूरा पढ़ाया भी था, आप देख सकते हो। मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908 में हुआ था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो थे, उन्होंने जो मैजिस्ट्रेट थे किंग्सफोर्ड, उनको मारने की योजना बनाई। वो बात अलग है कि किंग्सफोर्ड बच गया, तुम्हारे मामा का लड़का बच गया यहाँ पर में, ठीक है, बम विस्फोट में, ठीक है। तो खुदीराम बोस जो थे, ठीक है, वो पकड़े गए क्योंकि प्रफुल्ल चाकी जो थे ना, ये याद रखना है आप लोगों ने, प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया था। ये आपको बताया था वो स्लाइड के अंदर में मैंने। प्रफुल्ल चाकी जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया था और खुदीराम बोस जो है वो यंगेस्ट इंडियन बन गए थे जिनको हैंग कर दिया गया, ठीक है। जिनको जो है यहाँ पर में जिनको यहाँ पर में क्या कर दिया गया था, हैंग कर दिया गया था और यंगेस्ट पर्सन बन गए थे। 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी की सजा दे दी गई। जल्दी जल्दी से आप सभी लोग जो है यहाँ पर में आंसर करते रहेंगे और 1600 से ज्यादा लाइक्स यहाँ पर में आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स। 2000 के करीब करीब हम लोग पहुंच गए। एक बार सभी लोग, पूरे के पूरे बच्चे जो है, अगर आपको लग रहा है कि मैं अपनी पूरी एनर्जी दे रहा हूँ, अगर आपको आवाज नहीं आ रही है, पूरी की पूरी जान लगा के रखा हुआ हूँ और आगे में भी ऐसे आपके लिए करते रहूँ, तो हर बच्चा अपना जो है यहाँ पर में कंट्रीब्यूशन करता रहेगा। लिखिए यहाँ पर में यंगेस्ट। अब मैं आपसे कभी भी पूछूंगा यंगेस्ट कौन है, चलिए मैं आप लोगों को एक पर्सन से मिलाता हूँ, ठीक है। मतलब अभी वो वाली बात नहीं आई है कि चलिए मैं आपको मिला रहा हूँ करके मिली आपकी भाभी से, मैम से, वो वाला नहीं। मैं आपको छुटकू से मिलाता हूँ, ठीक है। आइए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा छुटकू है क्लास का। इससे मैं जो भी सवाल अभी इससे मैं कहता हूँ, एआई है हमारा ये, ठीक है। इससे मैं कह रहा हूँ भाई कोई क्वेश्चन बना के बता यार हमारे बच्चों के लिए। हु वर द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्वड इन मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस। कौन कौन इन्वॉल्व थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, लाला लाजपत राय, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर देता हूँ। देखिए हमारा छुटकू जो है ना, हमारे लिए सब करके देता है, ठीक है। तो हु वर द इंडिविजुअल इन्वॉल्व। अब आप लोग आंसर कीजिए, चलिए आप लोग आंसर करो जल्दी जल्दी से। छुटकू ने सवाल पूछा है आप लोगों के लिए, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए छुटकू से एक और सवाल पूछा जाए क्या? कितने लोग रेडी है छुटकू से एक और सवाल पूछवाने के लिए? भाई छुटकू एक सवाल और पूछ दो यार बच्चों के लिए मेरे, एक सवाल और पूछ दो। चलो बनाओ बोला जवाब जल्दी से इसके ऊपर में। व्हाट वाज द इंटेंडेड टारगेट ऑफ अटैक ऑफ खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी, ठीक है। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस का अटैक कौन था, कौन उनका जो है वो क्या बोलते हैं टारगेट था, निशाना था, ठीक है। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उसका नाम बताइए आप, उस मैजिस्ट्रेट का नाम। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। एक मैजिस्ट्रेट था, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उसका नाम बताओ। पॉलिटिशियन नहीं था कोई, ठीक है, पॉलिटिकल जनरल भी नहीं था, ब्रिटिश ऑफिसर भी नहीं, मैजिस्ट्रेट था। उसका नाम था तुम्हारे मामा का लड़का, मैंने अभी बताया ना आप लोगों को, ठीक है, किंग्सफोर्ड। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट था वो, उसका नाम था किंग्सफोर्ड नाम का मैजिस्ट्रेट था वो। याद हो गया आप लोगों को? और ऐसे ही फ्रेंड्स हम लोग जो है छुटकू की मदद से, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर स्पेशली फ्रेंड्स बच्चों को पढ़ाने के लिए आप लोगों के लिए जो है हमने खरीदा है, उसका सब्सक्रिप्शन 40,000 रुपए का आता है हमें, मतलब उसका खर्च आता है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर में, मतलब हर साल 40,000 रुपए सिर्फ एआई उसको छुटकू के लिए देने पड़ते हैं। छुटकू को हमने गोद लिया उसके मम्मी पापा से, ठीक है, ठीक है। चलिए आते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। कब हुआ था मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस? जल्दी से बताओ, यहाँ पर मैं पढ़ो, फिर मैं आपको एक जो है आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया वाली जो है आपको एक मोटिवेशन देता हूँ, ठीक है। कब हुआ था मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस? इस क्वेश्चन में पढ़ो और आंसर लिखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर लिखो। मैं फिर आपको एक मोटिवेशन देता हूँ जल्दी जल्दी से। 2000 देखिए 1700 पार कर लिया हमने, जल्दी से 2000 पार करना है फ्रेंड्स, हमारे लाइक का नंबर हम लोगों को, जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं पीछे चलूँ आप लोगों से, तो ये देखिए आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री के अंदर में, इन विच ईयर डिड मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस। एक एक बच्चे का 712 का चैट रेट चल रहा है यहाँ पर में, 2000 से ज्यादा बच्चे, 2000 से ज्यादा का चैट रेट होना चाहिए अभी के अभी। एक एक बच्चा जो है आंसर करेगा इस क्वेश्चन का। लिखो H37 आंसर लिखो। और आप लोग जो है फ्रेंड्स कांग्रेचुलेशंस आप लोगों को, कांग्रेचुलेशंस, एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप लोग। ये एग्जाम में TRE 2 का क्वेश्चन है आपका, TRE 2 का 2.0 का क्वेश्चन है जो हिस्ट्री में पूछा गया, ठीक है। अब ये जनरल स्टडीज में भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, ओके। चलिए तो बी इज द करेक्ट आंसर। कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो आप लोग अभी कि आप लोग जो है आंसर कर पा रहे हो अभी इस क्वेश्चन का, पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, जो भी लोग कमेंट में आंसर कर रहे हैं वो लोग जो है अपने आप को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अरबिंदो घोष भी इसमें फंस गए थे, ठीक है। अरबिंदो घोष कौन से वाले केस में फंस गए थे, ठीक है। अरबिंदो घोष मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस में फंस गए थे। उनका मतलब अंग्रेजों ने आरोप लगाया कि तुमने ही भेजा था करके खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी को। अनुशीलन समिति थी ना एक, जिसकी एक ब्रांच बाद में पटना में भी बनी थी, ठीक है।
तो अरबिंदो घोष भी फंस गए थे, उनको बचा लिया था चित्तरंजन दास ने। फिर अरबिंदो घोष बोले यार जान बची तो लाखों पाए, लौट के अरबिंदो घर को आए। फिर उन्होंने संन्यास ले लिया और पौंडीचेरी चले गए वो एक संत बनने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोई नहीं। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी कब हुई थी उसमें आपके, ठीक है, 1908 के अंदर में। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर में देखिए टीआरई बीपीएससी टीआरई 4.0 का भी कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी ऐप के ऊपर में। आप नीचे में जो नंबर चल रहा है ना उसके ऊपर में कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हो, या टीचिंग परीक्षा ऐप पे चले जाओ, सबसे सिंपल है। टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, वहां आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है। अब ये जैव विविधता क्या होता है, जैव विविधता, मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस को ही अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस भी कहा जाता है, ये याद रखना, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। जैव विविधता के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आप लोगों से जैव विविधता ध्यान से समझिए आप सभी लोग फ्रेंड्स। विविधता और जैव मतलब कि जो जीवन है उसकी विविधता, अलग अलग प्रकार के फूल पौधे होने चाहिए, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जानवर होने चाहिए, ओके। तो यहां पर में जैव विविधता जहां पर में ज्यादा होती है उसको जैव विविधता हॉटस्पॉट कहा जाता है, मतलब अलग भिन्नताएं जहां पर में ज्यादा होती है। हमारे भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स, पहले मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद में आप लोग जो है इसका आंसर आप लोग करोगे। देखिए हमारे भारत में कहां पर में चार, हमारे भारत में जो है 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जैव विविधता हॉटस्पॉट। एक है पश्चिमी घाट, लिखो सभी लोग वेस्टर्न घाट, एक एक करके लिखते जाओ ताकि आपको जो है एग्जाम में याद आ जाए, वेस्टर्न घाट, ओके। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है हिमालय, ठीक है, हिमालय, हिमालय यहां पर में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। इसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहां पर में इंडो बर्मा जो रीजन है जिसको आप लोग ईस्टर्न इंडिया बोलते हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है हमारा यहां पर में, और साथ ही साथ हमारा अंडमान निकोबार वाला जो ये वाला इलाका है, अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, ये 4 इलाके हमारे ऐसे हैं फ्रेंड्स जहां पर में आपको बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है बहुत ज्यादा, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट, हिमालय, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये 4 इलाके हमारे भारत में। इनमें से क्या आंसर होगा अब आप लोग आंसर करेंगे, आपके हवाले वतन साथियों, ठीक है, आपके हवाले ये क्वेश्चन। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए आप सभी लोग फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा आप सभी लोगों का, एकदम स्पीड में धमाकेदार तरीके से आंसर करते जाइए। ऑप्शन आपके सामने है, तो आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट। नंदा देवी में नहीं है, अरावली में नहीं है, ठीक है। नंदा देवी और अरावली कहां पर में मैं आपको बता दूं, ये अरावली इधर साइड में है आपका, ठीक है, ये अरावली इधर साइड में है और नंदा देवी इधर में आप लोगों का, ठीक है, नंदा देवी के अंदर में नहीं है, ओके। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, ओके, ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के आपको बताना है हाई वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, ठीक है, बायोलॉजिकल डिमांड, हाई लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका मतलब क्या होता है ये आप लोगों को बताना है। हाई जो है डिमांड ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये क्या चीज, क्या बला क्या है ये। देखिए फ्रेंड्स, जब भी मान लीजिए किसी एक तालाब है, ठीक है, उस तालाब के अंदर में बहुत ज्यादा जो है ऑर्गेनिक जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पर में मौजूद है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, ठीक है, वो बहुत ज्यादा जो है ऑर्गेनिक मटेरियल लेंगे, मतलब वो वहां पर में जो भी होगा उसको खाएंगे, ठीक है। उनकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी कि भाई वहां पर में जो भी ऑक्सीजन है, क्योंकि पचाने के लिए, खाने के लिए, आपको पता है ना, जब भी आप खाना खाते हो और ऑक्सीजन क्यों चाहिए होता है आपको, मजा आ रही है, सुट्टा बार बार, ठीक है, ऑक्सीजन बार ले रहे हो। यहाँ पर में लोगों को सिगरेट की लत होती है, आपको ऑक्सीजन की लत लगी है, नहीं, ऑक्सीजन इसलिए लेते हो आप लोग ताकि ऑक्सीजन लेकर वो ऑक्सीजन आपके सेल्स में जाए, आपके जो कोशिका है उसमें जाए और वहां पर में जो आपका खाना है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करे, माइटोकॉन्ड्रिया उसको, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे ही यहाँ पर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे, वो ऑर्गेनिक मैटर का कंजम्पशन ज्यादा करेंगे और ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होगी। तो याद रखना है आप लोगों ने कि भाई पानी में सूक्ष्म जीवों की संख्या ज्यादा हो गई है, ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है, मतलब, ठीक है, ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है मतलब कि वहां पर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ज्यादा हो गए। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप लोग समझ लीजिए कि जो मैमी पोको पैंट क्या होता है आप लोगों का, डाइपर्स होते हैं ना वो, ठीक है, उसकी डिमांड बढ़ गई, मतलब आप समझ जाना कि बच्चे ज्यादा पैदा हो गए करके, ठीक है, या फिर बच्चों को पोटी लग गई बहुत ज्यादा, पता नहीं क्या है, तो लेकिन आप समझ जाना कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा है, इसीलिए ऑक्सीजन की डिमांड वहां पर में ज्यादा है। इतनी चीज आप लोग वहां पर में समझ लीजिए। आई होप आपको जो है एनोलॉजी समझ में आ गई होंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा है, ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है, ठीक है, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का ये मतलब होता है आप लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे, ठीक है।
देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है हु लेड द रिवोल्ट ऑफ कोल ड्यूरिंग कोल रिवोल्ट। अब ये आप लोगों को फ्रेंड्स पूरा का पूरा मैंने जो है पढ़ाया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको रिवीजन बैच में भी करवाया है, रिवीजन बैच के अंदर में भी, ठीक है, प्लस जो है आप लोगों को वाईटी पे भी कराया है। रिवीजन बैच में ऐप का फायदा होता है कि आपको सिस्टमेटिक वे में वहां मिल जाता है, वाईटी पे भी आप ढूंढोगे मिल जाएगा। मैंने पूरा हिस्ट्री करवाया था, पूरे के पूरे उसमें रिवोल्ट करवाए थे आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों से जो है यहाँ पर में पूछा जा रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर में कई सारे लोगों ने क्या किया, फटाक से जैसे ही उन्होंने देखा, ठीक है, कि भाई सिद्धू और कान्हू हैं, तो उन्होंने आंसर लगा दिया। भाई सिद्धू और कान्हू जो है वो संथल रिबेलियन से रिलेटेड थे, संथल जो विद्रोह हुआ था आपका उससे रिलेटेड थे, ठीक है। 1855-56 वाला जो संथल रिबेलियन था उससे रिलेटेड थे। मैं आपको बता दूं यहां पर में जो बात हो रही है आप लोगों की वो हो रही है कोल विद्रोह की। और कोल विद्रोह के समय में जो था बुद्धू भगत, ठीक है, बुद्धू भगत, ताना भगत नहीं है, ताना भगत अलग है। कई सारे लोग जो है ना, मैंने देखा कि ताना भगत लगा के आते, अरे मेरे लाल भगत है तो मतलब चेतन भगत लगा के भी आ जाओगे क्या तुम लोग, कि चेतन भगत ऑप्शन में सर ने बोला था भगत है करके। या चेतन भगत भी तो है जिसने वो 3 इडियट्स वाली कहानी लिखी थी, कहीं वही तो नहीं था उस समय में। अरे भगत, हर कोई भगत थोड़ी हो जाएगा वहां पर में। ताना भगत अलग है भाई, वो 1914 के अंदर में तुम्हारा चचा का लड़का उधर में छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर में वो आदिवासी आंदोलन कर रहा था। ये कोल विद्रोह अलग है यार 1833 का, ठीक है। ताना भगत के दादाजी भी नहीं हुए थे उस समय में। तो एक बच्चा था वो कमेंट कर रहा था जब मैं इसका एनालिसिस कर रहा था उस समय में, तब की बच्चा ताना भगत था करके। भाई वो बुद्धू भगत था, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। इनको वीर बुद्धू भगत के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों ने इनको मार डाला था, मार दिए गए थे ये, ठीक है, विद्रोह के अंदर में। संथल विद्रोह में सिद्धू और कान्हू संथल विद्रोह से थे। चलो अभी के अभी हर एक बच्चा जो है ये एक्टिविटी करेगा, एक्टिविटी करो मेरे साथ साथ में। मेरे लिए मेरे बच्चों की एक्टिविटी और आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। लिखो अभी कोल विद्रोह बुद्धू भगत, लिखो सभी के सभी लिखो यहां पर में, ठीक है। कोल विद्रोह बुद्धू भगत और सिद्धू और कान्हू संथल विद्रोह से रिलेटेड थे। सिद्धू और कान्हू संथल विद्रोह से, और कोल विद्रोह से रिलेटेड था बुद्धू भगत। तो यहां पर मैं आंसर दिया ही नहीं है, तो नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा आप लोगों का। सिंपल, ई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। यहां पर मैं आप लोगों ने 2100 प्लस यहाँ पर मैं लाइक्स कर दिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। ये मोटिवेशन देता है कि यार कितना भी प्यास लगी हो, कितना भी कुछ भी हो, कितना भी जो है तकलीफ में हो, आप लोगों के लिए पढ़ाया जाए। युवा बंगाल आंदोलन, एक बार जितने भी पुराने बच्चे वो एक बार बता देंगे कि ये कितने बार आपको कराया होगा मैंने यंग बंगाल आंदोलन के बारे में, और कहा था कि ये गोद लिया हुआ क्वेश्चन है, कि इसको तो आपने हमेशा करके ही जाना है, ठीक है। तो यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है, युवा बंगाल आंदोलन, आप लोग याद रखोगे फ्रेंड्स, हेनरी विवियन डिरोजियो, गोद लिया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए वो जो बच्चे ने ये क्वेश्चन करा उसने आंसर मेरा पढ़ा नहीं होगा, दानिश सर से ईश्वर चंद्र विद्यासागर लगा के आया। युवा बंगाल आंदोलन जो है फ्रेंड्स हेनरी विवियन डिरोजियो, बार बार बताया है आपको कि यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डिरोजियो, ठीक है। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये टीचर थे हिंदू कॉलेज में, कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज है उसमें टीचर थे ये 1826 से 1831 में। बड़ी दुख की खबर थी कि 1831 में उनकी मृत्यु हो गई, काफी कम एज के अंदर में, ठीक है। तो हेनरी विवियन डिरोजियो, ये याद रखेंगे, हर कोई लिख लो, यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डिरोजियो, कई बार कराया है। बच्चे लिख भी रहे यहाँ पर में कि सर बहुत सारे बार कराया आपने, याद हो गया था, बिल्कुल ओके। आप देखिए यहाँ पर में ब्राह्मो समाज, ये आप लोगों को मिल जाएगा फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में, टेलीग्राम जो ग्रुप है टीचिंग परीक्षा का उस पर भी मिल जाएगा, और ऐप पर भी मिल जाएगा आप लोगों को, ऐप पर, ठीक है। कल वाली जो पीडीएफ थी वो भी पेड कोर्स के अंदर में ऐप में डाल दी गई है, आप लोग वहां से ले सकते हो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अंदर में जाइए किसी भी कोर्स के अंदर में, ठीक है, वहां पर में डालने का ऑप्शन है, हमने उसको ओपन रखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हो। आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, ब्राह्मो समाज। अब मेरे बच्चों, ठीक है, एक चीज लिखो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आत्मीय सभा और ब्राह्मो सभा लिखो सभी लोग, दोनों के दोनों राजा राम मोहन रॉय ने किया था। ब्राह्मो समाज में टूटन हो गई थी, टूट गया था ब्राह्मो समाज, ठीक है, 1866 में टूट गया, ठीक है, और ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया बना। तो ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया, भारत का ब्राह्मो समाज किसने बनाया? केशव चंद्र सेन ने। मेरे को ये अभी के अभी आप सभी बच्चों से लिखकर चाहिए, एक एक बच्चे से लिखकर चाहिए मेरे को अभी के अभी, जल्दी जल्दी से बताइए यहाँ पर में, ठीक है। बिल्कुल ई बुक्स भी है रिवीजन बैच के अंदर में, जो ई बुक्स है वो रिवीजन बैच में भी है आप लोगों का, आप लोगों को फ्री गिफ्ट जो है वो टीचिंग परीक्षा की तरफ से जितने भी पेड स्टूडेंट उनको दिया जा रहा है, ठीक है। तो ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया, केशव चंद्र सेन, 1866 कलकत्ता के अंदर में, ठीक है। चलिए, अच्छा मैं थोड़ा सा छुटकू को लेकर आऊं क्या आप लोगों के लिए?
कितने लोग हैं जो छुटकू से एक आध क्वेश्चन इससे बनवाना चाहते हैं? ठीक है, देखते हैं छुटकू हमारा इसमें कुछ कर सकता है क्या। ठीक है, चलिए देखते हैं। हु फाउंडेड ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया इन कलकत्ता? ठीक है, ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया में की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? चलिए, छुटकू ने आपसे क्वेश्चन पूछा है, अब आप लोग आंसर करिए भाई, आप लोग आंसर करिए। यहां पर मैं ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया, भारत का ब्राह्मो समाज बोल रहा है यहां पर मैं, ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया, और कब हुई थी इसकी स्थापना ये आप लोग लिखोगे जल्दी से। 1866 के अंदर में किसने की थी? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद जी। आप लोग आंसर लिखिए, ठीक है, और ये आप लोगों ने आंसर करना है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जल्दी जल्दी से ये ऑप्शन देखिए, ठीक है। ये हम लोग टीचिंग परीक्षा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप लोगों के लिए आगे जो है फ्रेंड्स इसको लेकर जा रहा है, ठीक है। तो आंसर आपका केशव चंद्र सेन था, आप लोग यहाँ देख सकते हो, ठीक है जी। तो यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवियन डिरोजियो, ठीक है। चलिए, और ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है केवल इससे ये करवा सकते हैं, ठीक है। मैं इससे कहूंगा कि भाई मेरे लाल, ठीक है, हिंदी में भी क्वेश्चन बना दे मेरे बच्चों के लिए, ठीक है, वो बना देगा, कोई बात नहीं है उसमें, वो बोलेंगे सर, ठीक है। और देखो आंख भी मारता है ये लड़का। किस वर्ष में राजा राम मोहन रॉय ने भारत का ब्राह्मो समाज स्थापित किया था? ठीक है, तो ब्राह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय वाले की बात करें तो राजा राम मोहन रॉय वाले की जो है आप लोगों का जो है फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा 1829। जो आप लोगों का यहाँ पर में राजा राम मोहन रॉय वाले के अंदर में जो है, ठीक है, उसमें वो कंफ्यूज हो गया। राजा राम मोहन रॉय, ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का ब्राह्मो समाज जब बोला जाए 1866 के अंदर में, तो उसका आंसर केशव चंद्र सेन होगा छुटकू, ठीक है। तो छुटकू को भी क्लास दिखाने की जरूरत है अपनी, हिंदी के अंदर में उसको नहीं आती, अंग्रेज आया बड़ा, ठीक है। बिहार वाले बच्चों को हिंदी में भी पढ़ना है बेटा, ठीक है। चलिए, लेट्स गिव अ वन मोर ट्राई, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस नगर में हुई थी? चलिए ये बताइए, थियोसॉफिकल नगर, इसकी स्थापना किस नगर में हुई थी? ठीक है, इसका आंसर कीजिए आप सभी लोग। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस नगर में हुई थी और कब हुई थी, किसने की थी, ये भी बताइए। और छुटकू को बुलाया करो यार, थोड़ा क्लास लूस देखेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीखेगा वो और हमसे, ठीक है। उसको भी बीपीएससी का फॉर्म भरवाते हैं, टीआरई 4 का। चलिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस नगर में हुई थी? तो न्यूयॉर्क के अंदर में हुई थी फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। आ जाइए इसमें देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना, ठीक है, मैडम जो है यहाँ पर मैं ब्लावट्सकी, तुम्हारी चची ब्लावत्सकी और कर्नल ऑलकॉट, इन्होंने किया था, कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लावत्सकी, ठीक है। मैडम ब्लावत्सकी और कर्नल ऑलकॉट ने 1875 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो अभी बात निकली है तो इसको भी याद रख लो। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये भी आप लोग लिख लीजिए। अच्छा, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? डायरेक्टली ये क्वेश्चन ही पूछ लिया उसने और ऑप्शन भी नहीं दिया। छुटकू बुरा मान गया बेटा, तू तो अब टफ क्वेश्चन देने लगा हमको, ठीक है। मेरे बच्चों को बिना ऑप्शन वाला क्वेश्चन। लो बताओ, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? अब बताओ। अब देखो छुटकू बुरा मान गया है आपका, वो बोलता है अब मैं टफ क्वेश्चन पूछूंगा बिना ऑप्शन के। जी, भारत के अंदर में जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार जो है एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट जो है आई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की वजह से, तो स्वामी विवेकानंद जी। अच्छा, एक और चीज़ है फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना 1897 जो है उसमें बेल्लूर, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल के अंदर में की थी इसकी स्थापना, ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। और भी हमारे पास में क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने यहाँ पर में सॉल्व करना है। आप देखिए, हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होंगी, ठीक है। हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा होंगी। देखिए, राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है, राजभाषा है। तो हिंदी हमारी राजभाषा होंगी। ये आपको बताना है कि कौन सी कमेटी थी, ठीक है, जिसके द्वारा कहा गया था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा वेग है, मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिए इसको, क्योंकि फ्रेंड्स हुआ क्या था, मुंशी, ठीक है, के एम मुंशी, ठीक है, के एम मुंशी और अल्लाडी स्वामी अयंगर, ठीक है। तो ये जो मुंशी अयंगर फॉर्मूला बना था एक, मतलब मुंशी और अयंगर दोनों के दोनों ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, ठीक है। तो के एम मुंशी, ठीक है, और गोपाला स्वामी अयंगर जो है आपके, इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि भाई हिंदी को राजभाषा घोषित किया जाना चाहिए, इन्होंने प्रस्ताव रखा था। तो ये दोनों के दोनों ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। इसी वजह से ये क्वेश्चन बना दिया कि सितंबर 1949 में किसने दिया था, तो पूरी समिति नहीं थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के 2 सदस्य थे बस, ठीक है, आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे वो। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगर यहाँ पर मैं इस तरीके से, वो समिति बेसिकली वो समिति के 2 सदस्यों ने आपस में ग्रुप करके
फिर वो समिति से कहा था कि भाई ये होना चाहिए करके, ठीक है। तो किसने कहा था? मुंशी अयंगर फॉर्मूले के तहत जो है ये बात निकल कर सामने आई थी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति कहा था? कितने लोगों ने सामुदायिक कार्यक्रम के बारे में सुना है? सामुदायिक कार्यक्रम के बारे में आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने सामुदायिक कार्यक्रम के बारे में कभी ना कभी सुना है? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमारे जो चाचा थे, ठीक है, चाचा नेहरू, ठीक है, उनके दिमाग की उपज थी, उनके दिल की उपज थी ये, ठीक है। उनका मानना था, चाचा नेहरू का, कि हमें जो है ना पंक्ति में अंतिम खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उस तक भी सुविधाएं पहुंचानी है। तो उन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है फ्रेंड्स वो स्टार्ट किया था, ठीक है। गांधी जयंती के दिन स्पेशली वो भी उन्होंने, है ना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कब, तो 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 को। और उन्होंने कहा था कि ये मौन क्रांति, साइलेंट, ये एक ऐसी क्रांति है जो कि एकदम मौन है, साइलेंट है, और ये पूरे भारत को बदल के रख देंगी, ऐसा इनका मानना था जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जो है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इन्होंने मौन क्रांति कहा था इसको। तो इसको याद रखिए आप लोग, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 अक्टूबर 1952 को इन्होंने स्टार्ट किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और हम लोगों ने फ्रेंड्स जो मिसलेनियस है हमारा उसके अंदर में इसको किया हुआ भी है, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिए आप लोग, कब हुआ था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये क्वेश्चन मैं अभी आगे मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं, और हर एक बच्चा इसका आंसर करेगा, एक एक बच्चा इसका आंसर करेगा। मैं अभी आप लोगों से थोड़ी देर में ये सवाल पूछने वाला हूं, ठीक है, खुल्लम खुल्ला आपको बता रहा हूं मैं यहाँ पर, मैं, ठीक है। 2 अक्टूबर 1952 लिख दो आप सभी लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, DSSB के अंदर में तो कई सारे शिफ्ट में आ चुका है अब तक। ओके, नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं भाला फेंकने वाला वह कौन सा व्यक्ति है जिसके पास ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों खिताब है? अब बताइए आप लोग, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अब तो इसका आंसर तो आप कर सकते हो, ये भी क्वेश्चन आया एग्जाम में। तो आंसर क्या होगा? भाला फेंकने वाला वो है नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, हमारा भाला फेंकने वाला। ओके, जैवलिन थ्रोवर। अच्छा, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक का पदक कौन से तारीख को जीता था? गोल्ड मेडल जीता था उसने, गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड कौन से डेट को जीता था ये बताइए आप लोग, कोई बता सकता है उस डेट का ना, उस डेट को, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन सी डेट थी? 7 अगस्त, वेरी गुड, कई सारे बच्चे यहां पर मैं कमेंट में लिखते जा रहे हैं, 7 अगस्त, 7 अगस्त। कौन सा साल था? 2021, 2020 में होना था, लेकिन वो आपको पता है ना उसकी वजह से, कोरोना की वजह से हो नहीं पाया, 2021 में हुआ। तो हमने क्या किया, हर साल 7 अगस्त को, ठीक है, भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, भाला फेंक दिवस, ठीक है। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आएगा अब आप लोगों से, तो आंसर क्या करोगे? लिखिए, भाला फेंक दिवस जो है वो आप लोगों का आएगा 7 अगस्त, ठीक है, को हर साल मनाया जाएगा, ये हम लोगों ने निर्णय लिया है। भाला फेंक दिवस या जेवेलिन थ्रो डे भी इसको बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, जेवेलिन थ्रो डे, ठीक है, 7 अगस्त को, 7 अगस्त को मनाया जाएगा हर बार, ये आया है। अच्छा, भाला किस चीज से फेंकते हो आप लोग? ठीक है, भाला किस चीज से फेंकते हैं? पैर से, नाक से, आंख से, किस चीज से फेंकते भाला? अरे जल्दी बताओ, कोई, मैं बिना मतलब के कोई सवाल नहीं पूछता आपसे, कोई ना कोई बात होगी उसके अंदर में, इसीलिए बोल रहा हूं आप लोगों को। किस चीज से फेंकते हो भाला? भाला किस, मैं बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं, वो क्वेश्चन आया ना बेटा, तो फिर बाद में पछताना नहीं, ठीक है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यहां पर में जो भाला है वो हाथ से फेंका जाता है आप लोगों का। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ठीक है, हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा, ये याद रखना है आप लोगों ने, हथकरघा दिवस इसी दिन मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ठीक है, हथकरघा दिवस 7 अगस्त को ही आता है आपका। नेशनल हैंडलूम डे, चलिए, तो एक ट्रिक बन गई आपकी, दोनों चीजें अब आपको याद हो गई, ठीक है। भाला भी हाथ से फेंकते हैं, वो हथकरघा जो चलाते वो भी हाथ से चलाते, तो बात हो गई, दोनों क्लियर हो गया है ना। तो धन्यवाद नीरज चोपड़ा भाई साहब, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने बच्चों को 2 क्वेश्चन याद करा दिए, ठीक है। चलिए, नेशनल हैंडलूम डे भी इसी दिन मनाया जाता है, हथकरघा दिवस। अब एक और क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, 2500 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, ये आप लोग करोगे अभी, अब भी सिखाया आपको, जो बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, वो इस क्वेश्चन का आंसर कर भी पाएगा अच्छे से। एक स्ट्रेटेजिक वे में पढ़ा रहा हूं आपको, इसका आंसर मैं छुपा दे रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर हर बच्चा जो है कमेंट बॉक्स में करे।
हर बच्चा कमेंट बॉक्स में करे। यहाँ पर मैं चैट रेट जो है आप लोगों का 650 का चल रहा है, वापस से इसको 2500 क्रॉस करवाना है आप सभी लोगों ने। एक एक बच्चा आंसर करेगा इसका, और तारीख अगर याद आ रही है तो तारीख भी याद कर बता दो, और किसने इसको लॉन्च किया था। भाई ये एग्जाम में पूछा हुआ है, बी जो आपकी हुई थी ना, बी टेट होती थी पहले, ठीक है, उसमें आया था ये क्वेश्चन, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था। हो सकता है वहां से उठा के क्वेश्चन पूछ ले आपसे, ठीक है। किसने स्टार्ट किया था ये भी बता दीजिएगा। 2500 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं, 2700 से ज्यादा लोग देख रहे हैं। जल्दी जल्दी से आप लोग आगे बढ़ाते रहेंगे, और सेशन को जहां शेयर कर सकते हो शेयर भी जरूर करते रहना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। ध्वनि के मापन की इकाई, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाया, आप अभी पढ़ाया आपको, आप लोग आंसर करोगे जल्दी से। ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है, ध्वनि को किस में मापा जाता है, ठीक है। ध्वनि, ध्वनि मतलब आवाज को, वोल्ट में, वॉट में, एम्पियर में, ठीक है, एक से अधिक या एक में भी नहीं, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताइए आप सभी लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, ओके। ओके तो देखिए फ्रेंड, ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है, वोल्ट, वाट, एम्पियर नहीं, डेसिबल कहा जाता है ना। तो आंसर यहां पर मैं आप लोगों को हो जाएगा नन ऑफ दी अबो। कितने लोगों ने नन ऑफ दी अबो आंसर लगाया है, ई, ठीक है, ई। काफी सारे लोग यहाँ पर में 1100 से ज्यादा बच्चे जो है यहाँ पर में चैट कर रहे हैं। ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है, तो वोल्ट कहा जाता है। तो लंबाई, लेंथ जो है मीटर के अंदर में है। द्रव्यमान, मास, टाइम। ज्योति की तीव्रता कैंडेला में मापी जाती है। कोई है कि यहाँ ज्योति, ज्योति दिख रही है कि आप लोग देखो बोला, कोई कमेंट में ज्योति दिख रही है कि आप लोगों को, ठीक है। तो उसकी तीव्रता को कैंडेला में मापा जाता है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स एम्पियर आप लोगों का दिया है, आपका एम्पियर ये करंट का है, करंट, करंट मापने का यूनिट है, करंट, ओके। उसके बाद में अगर आप लोगों को वैट बोल दिया जाए फ्रेंड्स, तो ये पावर मापता है, पावर, शक्ति, पावर, पावर, शक्ति, ठीक है। उसके बाद में जो वोल्ट है आप लोगों का फ्रेंड्स, वो किस चीज को मापता है ये भी आप लोग बता देंगे मुझे, कि वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है वोल्ट। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, पोटेंशियल डिफरेंस जिसके वजह से करंट फ्लो होता है, ओके। अब यहां पर मैं आप लोगों से बोला है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। देखिए यहां पर मैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, ध्वनि की तीव्रता वो मापी जाती है आप लोगों की डेसिबल के अंदर में, डेसिबल, ओके। ये याद रखना है आप लोगों ने। थोड़ा सा छुटकू को मैं एक बार यहां पर मैं लेकर आना चाहूंगा। छुटकू जी थोड़ा सा एक बार कुछ कर सकते हो क्या आप मेरे बच्चों का, थोड़ा एक आध दो क्वेश्चन ऐसे निकालो यार जिसमें मतलब क्वेश्चन आ जाए, उनकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी, लो भाई साहब, ठीक है, ये भाई भी अपने अलग टशन के अंदर में लो। वर्क एंड एनर्जी का क्या है बताओ, वर्क एंड एनर्जी का यूनिट क्या है। ये बोलता भाई मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ वर्क एंड एनर्जी का, ठीक है। जूल, न्यूटन, पास्कल, वॉट। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा वर्क या फिर एनर्जी जो है, पहला ही आप लोगों का दिया हुआ था जूल जो है फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। तो जूल के अंदर में आप लोग जो है फ्रेंड्स वर्क या एनर्जी को नापते हो। आप लोग यहाँ देख सकते हो वर्क और जो एनर्जी है आप लोगों का, ठीक है, जूल के अंदर में मापा जाता है इसको, जूल के अंदर में वर्क या फिर एनर्जी को, ठीक है। चलिए तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखोगे फ्रेंड्स। छुटकू ने एक सवाल आप लोगों के लिए दागा है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा कर लीजिए, हो सकता है ये आ जाए आप लोगों का, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया, नया देश का संसद भवन, देश का नया संसद भवन, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। भारत का नया संसद भवन, और एक एक बच्चा जो है यहाँ पर मैं आंसर करेगा फ्रेंड्स। और जितने भी बच्चे जो लोग पूछ रहे हैं कि सर कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, सिंपल सा है, ठीक है। 9697888844 ये जो नंबर आपका नीचे में चल रहा है, या 7611101101 इस नंबर पे कॉल कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए। अगर कॉल नहीं लगता तो व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम आपकी मदद कर देंगी। व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो इस नंबर के, इन दोनों में से किसी भी नंबर के ऊपर में, ठीक है। तो वो आप लोगों की वहां पर में हेल्प हो जाएगी। तो भारत के संसद भवन को किस समर्पित कब किया गया, तो ये याद रखना है। देखिए भारत के नए संसद भवन से रिलेटेड सवाल कई सारे आ रहे हैं। तो भारत के नए संसद भवन का आर्किटेक्ट कौन है, आप लोग लिखिए जल्दी से। थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए, मैं चाहता हूं आप लोग लिखे इसको, मैं बता सकता हूं बट मैं चाहता हूं मेरे बच्चे खुद लिखे। यहां पर में जल्दी लिखो आर्किटेक्ट, चीफ आर्किटेक्ट कौन था, ये क्वेश्चन TRE 1 में आया था, हो सकता है रिपीट हो जाए। हर बच्चा लिखेगा जल्दी से, सभी लोग लिखे जल्दी जल्दी से, क्या था
कमेंट में लिखो, ठीक है, विमल पटेल। अब देखिए यहां पर मैं फ्रेंड्स, पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो बनाई गई, नई वाली बिल्डिंग, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, ये क्वेश्चन आगे बनने वाला है। उस प्रोजेक्ट का नाम था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। लिखो लिखो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ये क्वेश्चन आने वाला है नेक्स्ट एग्जाम के अंदर में आप लोगों का। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, हर कोई बच्चा लिखेगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो नई पार्लियामेंट जो हमारी बनी, ओके, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसको 28 मई 2023 को देश को समर्पित कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देश को दे दिया कि भाई आप देश की संपत्ति है ये, ठीक है। इसमें लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? देखिए लोकसभा, राज्यसभा याद रखना है आप लोगों ने। लोकसभा में 888 है, ठीक है, और राज्यसभा में ना कुछ भी नहीं करना है आपने, ये 8 को नीचे ले लो, 3 4, ठीक है, 384। सिंपल, फिर से करके बताओ आप लोगों को, देखो कैसे याद करना है। लोकसभा की आपको याद हो गई, और हर बच्चा लिख के बताएगा मेरे को अभी सीटों की संख्या, ठीक है, और टोटल संख्या भी आप लोग कैलकुलेट करके बताएंगे मुझे। 888 है, ठीक है, बीच में 8 को उतार दो, ठीक है, 3 4 कर दिया, बस राज्यसभा की सीट बन गई आप लोगों की। अब आप लोग मेरे को टोटल भी बता दीजिए कितनी है। सभी लोग पसंद आया, बढ़िया से आपको याद हो गई सीटें। अब मान लो पूछ लिया जाए तो आप लोग जो है आराम से कर दोगे इसको। बताओ टोटल कितनी सीटें हैं, टोटल, क्योंकि टोटल भी क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से, ओके। जो लोकसभा है उसको पीकॉक थीम में बनाया गया है, मोर वाले थीम के अंदर में। जो राज्यसभा है उसको कमल के थीम में बनाया गया, लोटस थीम के अंदर में। जो हमारा नया वाला पार्लियामेंट है अभी, ठीक है, उसका नाम क्या कर दिया गया है, ये भी क्वेश्चन। जो पुराना पार्लियामेंट था उसका नाम, उस बिल्डिंग का नाम क्या कर दिया गया है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, है ना। अरे बन सकता कि नहीं बन सकता आपका? ओल्ड पार्लियामेंट या पुरानी संसद भवन है, उसका नाम क्या कर दिया गया है? तो पुरानी वाली जो बिल्डिंग है, ओल्ड बिल्डिंग, उसका नाम कर दिया गया है संविधान सदन। संविधान, ठीक है, संविधान सदन नाम कर दिया गया है उसका, संविधान सदन। प्लीज इसको भी याद रखिए आप सभी लोग, लिखो हर कोई बच्चा, पुरानी वाली बिल्डिंग का नाम संविधान सदन कर दिया गया है, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो हमने पढ़ी आज, तो उसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने देखा कि हमारी जो नई वाली पार्लियामेंट है उसके आर्किटेक्ट है बिमल पटेल। उसका प्रोजेक्ट का नाम फिर से लिख दीजिए आप लोग ताकि रिवीजन हो जाए। देश के प्रधानमंत्री ने 28 मई 28 मई 2023 को जो है इसको देश को समर्पित कर दिया, ठीक है। और लोकसभा के अंदर में कितनी सीटें, राज्यसभा में कितनी सीटें, और टोटल कितनी सीटें हैं, ये भी आप लोग लिख देंगे, ठीक है। टोटल, तो टोटल जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि 1272 हो जाता है आप लोगों का, 1272, 1272 सीटें हैं टोटल, ये याद रखना है आपने। क्वेश्चन आ जाए कितने लोगों ने लिखा था, देखना पड़ेगा यहाँ पर मैं, 1272 कितने लोगों ने लिखा है, 1272, ठीक है। संविधान सदन जो है ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, ओल्ड पार्लियामेंट का। अब एक क्वेश्चन आपका, भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा था, ठीक है। चंद्रयान 3 चंद्रमा, और आपको मैं बता दूं बड़ी खुशी की बात है, टीचिंग परीक्षा, ठीक है, जो आपका अपना चैनल है, आप जिस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं, आपके अपने चैनल ने उसका लाइव प्रसारण किया था चंद्रमा के ऊपर में। 6:04 पे वो लैंड कर रहा था और लाइव प्रसारण हो रहा था। आप में से कई सारे लोग होंगे जो साथ में देख रहे होंगे मेरे, ठीक है। हम लाइव उसको टेलीकास्ट कर रहे थे टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आपसे, चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा था, और इसको पूरा का पूरा देखिए दानिश सर ने पढ़ाया हुआ है। ये पहली ही रिवीजन क्लास थी जिसमें मैंने करवा दिया था, आज भी आप लोग जाकर देख सकते हो ऐप के ऊपर में। चंद्रयान 3, ठीक है, ये कब लैंड हुआ था, इसको प्रक्षेपित कब किया गया था, 14 अप्रैल आपका 14 जुलाई को, 14 जुलाई 2023 को, ठीक है, 14 जुलाई 2023 को। ये 23 अगस्त, ठीक है, 2023 को जो है चंद्रमा की सतह पर उतरा। ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था आपको? जो क्वेश्चन ये पूछा गया, आप देखिए खुद, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया है डायरेक्टली, जो पढ़ाया था आपको। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा ये, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, भारत चंद्रमा के कौन से ध्रुव पर उतरा, उत्तरी ध्रुव पर या दक्षिणी ध्रुव पर? दक्षिणी ध्रुव के ऊपर में, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आपको कुछ चीजें मैंने बताया था कि भारत जो है वो चौथा देश बन गया है आप लोगों का। भारत जो है वो चौथा देश बन गया आफ्टर जो है आपके चाइना, आप यूएसए, चाइना और रशिया के बाद में चौथा देश बन गया जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की है उसके ऊपर। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है ऐसे आराम से टुपुक जाके बैठे अपन, ऐसा नहीं कि फेंक दिया और टुपुक 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 करके वो हो गया, नहीं, सॉफ्ट लैंडिंग की है उसके ऊपर में। तो 23 अगस्त 2023 को, ओके। अच्छा, अगस्त जो है 23 अगस्त को हर साल क्या मनाया जाएगा, जिस दिन हमने ये उतारा, ठीक है, ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का मनाया जाएगा, ठीक है, अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय
अंतरिक्ष दिवस, अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये लिखिए आप लोग, नेशनल जो है यहाँ पर में आपका स्पेस डे कब मनाया जाएगा, अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा, 23 अगस्त 2023 को हर साल मनाया जाएगा। ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ओके, जिस जगह पे वो उतरा था उस जगह का नाम क्या रखा है, ठीक है, उस जगह का नाम क्या रखा है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। एक बार जो है फ्रेंड जल्दी से 2800 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक्स कर दिए सेशन को, जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप सभी लोग। ओके चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे। इस क्वेश्चन का आंसर अभी पढ़ाया मैंने, और मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि जिसमें आप लोगों की प्रैक्टिस हो। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर कोई बच्चा जल्दी से इसका आंसर कमेंट में करेगा। ठीक है, जल्दी से कीजिए। पुराने वाले पार्लियामेंट भवन का नाम क्या रखा गया है, पुराने ओल्ड पार्लियामेंट हाउस का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। ये क्वेश्चन आगे में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग जल्दी से हमारे। अब यहां पर में, ठीक है, इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा ऐसा मेरे को उम्मीद है, और नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से कर दीजिए, कमेंट के अंदर में देख लीजिए, और सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट भी कीजिए। ठीक है, एक दूसरे के कमेंट्स को लाइक करते रहिए ताकि वो लोग भी मोटिवेट होकर और ज्यादा जो है आंसर्स करें। नाउ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन था, मोटो ऑफ G20 इन इंडिया, भारत में G20 का ध्येय वाक्य क्या था। ध्येय वाक्य जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, ध्येय वाक्य क्या था G20 के अंदर में। ठीक है, थीम बोलो या ध्येय वाक्य बोलो, मोटो, जल्दी बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा, और मुझे लगता है कि आप लोग आराम से आंसर कर सकते हो। मोटो ऑफ G20 इन इंडिया इज, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स ये दिखाना चाहूँगा। ये देखिए क्लास की आपकी GIF, जिसके अंदर में हम लोगों ने इसको पूरा बाकायदा आप लोगों को एक एक चीज़ जो है यहाँ पर मैं बताया है, आपको पढ़ाया है। ठीक है, अब देखिए बोल भी रहा था कि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। जो मुख्य विषय है, थीम है वासुदेव कुटुंबकम, इंग्लिश में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर बताया था। हिंदी में वासुदेव कुटुंबकम लिखा है और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इंग्लिश में लिखा है। इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, अभी भी क्लास रखिए, आप ऐप पर जाके देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं हिंदी में वासुदेव कुटुंबकम दिया है उसने, ठीक है, और इंग्लिश में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। कुछ बच्चे बोलते सर आप ही ने तो जो है वो पेपर लीक नहीं करवा दिया था। भाई ये उनके पेपर बनाने के भी पहले पढ़ा चुका था मैं, ठीक है, तो इसी वजह से मैंने लीक नहीं कराया, शायद हो सकता उन्होंने हमसे लीक कर लिया हो करके। ओके, तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वासुदेव कुटुंबकम जो था एग्जैक्टली वही आया, वासुदेव कुटुंबकम हिंदी में, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इंग्लिश के अंदर में, जबकि वो दे सकते थे हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम। ठीक है, और ये पढ़ाने के पीछे का मकसद क्या था आपका, क्योंकि फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को देखिए पूरा का पूरा बढ़ाया है इसमें आपका। ठीक है, आप देख सकते हो कि एक पृथ्वी एक परिवार एक विषय, ये देखिए यहां पर मैं जो है ना इंग्लिश में दिया था, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। TRE 2 का क्वेश्चन है ये, TRE 2 का, ये TRE 2 का। ठीक है, आप देखेंगे यहां पर मैं, यहाँ वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर या एक भारत एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य दिया है यहाँ पर में। ओके, लेकिन यहाँ पर मैं जब मैंने बताया भाई कि यार वासुदेव कुटुंबकम हिंदी में और इसमें इंग्लिश में होना चाहिए, तो उन लोगों ने बदल दिया यार, क्वेश्चन ही बदल दिया उन्होंने भी वो हमारी चीटिंग कर ली, वासुदेव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर कर लिया। चीटर हो गए BPSC वाले लोग। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स ये हमने देखा था कोमोरोस के जो राष्ट्रपति है अजाली असोमानी, वो अफ्रीकी संघ के भी अध्यक्ष है। उन्हीं को हम लोगों ने जो है वो 21वें नंबर का जो देश बनाया है, ठीक है, जो मेंबर बनाया है वो अफ्रीकन यूनियन है, अफ्रीका संघ, उसके अध्यक्ष है अजाली ओसोमानी। वो कौन से देश के राष्ट्रपति है, अफ्रीका में एक बहुत सारे देश है अफ्रीका में, तो अफ्रीका में से कोमोरोस देश के जो है वो ये राष्ट्रपति है। 55 देशों का समूह है अफ्रीका संघ, 55 में से एक देश है कोमोरोस, उसके राष्ट्रपति अजाली ओसोमानी, वो अफ्रीका संघ के भी अध्यक्ष है। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, अफ्रीका संघ के भी वो अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ पर में हमारे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसको हम लोग यहाँ पर में देखेंगे। बताइए मंगलयान कौन से जो है इसके पीछे में छपा हुआ है। ठीक है, मंगलयान कौन से नोट के पीछे में। अच्छा एक काम करो आप लोग ना, जितने भी नोट आपके पास में अभी रखे हुए होंगे ना, जेब में निकाल के देखो कौन से नोट के पीछे में क्या क्या छपा हुआ है। भारत में कौन से नोट के पीछे में किस चित्र को बनाया गया है। जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप सभी लोग।
कौन सी चीज के पीछे में क्या बनाया गया है ये बताइए, पूरा का पूरा बता दो, 50, 100, 10, 200, 500 सब बता दो आप सभी लोग, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है यार, आप फटफट फटफट बता दोगे आप सभी लोग जी। तो 2000 का जो नोट है फ्रेंड्स, इसके पीछे में आप लोगों का मंगलयान बना हुआ है, फोटो दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं, ठीक है। ये देखिए 2000 का नोट, वैसे तो काफी लंबा समय हो गया यार देखे नहीं इसको, बंद भी हो गया ये चलन से, और उससे पहले से ही दिखना बंद हो गया था, ठीक है। मुझे लग रहा था मैं ही गरीब हो गया करके, बट मेरे को बाद में पता चला यार कि आरबीआई ने उसको कम कर दिया है सर्कुलेशन में। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 2000 रुपए के नोट के ऊपर में मंगलयान छपा हुआ था। 500 के रुपीस के नोट के पीछे में क्या है, तो उसके पीछे में है लाल किला, लाल किला है तो लाल रेड फोर्ट, लाल किला रेड फोर्ट, ठीक है, लाल किला है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके चलिए, 200 रुपए के नोट के पीछे में क्या है आपका बताइए जल्दी से, 200 रुपए के नोट के पीछे में, अब इतना खर्चा हो गया मालिक तो कर ही लेते अच्छे से ना, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब, 200 रुपए के नोट के पीछे में क्या छपा हुआ है जल्दी बताओ, ठीक है, 200 रुपए के नोट के पीछे में बताइए जल्दी से। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से उल्टा भी पूछता हूँ, रानी की वाव कौन से नोट के पीछे में छपा हुआ है, एक्सपेरिमेंट भाई करते हैं यहाँ पर में, है ना। रानी की वाव, रानी की वाव, वाव मतलब वाव वाला नहीं है, वाव वाव मतलब होता है आप लोगों का बावड़ी या फिर वो कुआ टाइप का होता है बड़ा सा। रानी की वाव कौन से नोट के पीछे में छपी हुई है, नोट बताएंगे आप लोग, नोट। चलो उल्टा क्वेश्चन भी एक होना चाहिए ना। चलिए, तो 200 के नोट के पीछे में सांची का स्तूपा छपा हुआ है, सांची, सांची स्तूपा, मध्य प्रदेश के अंदर में रायसेन जिले के अंदर में सांची का स्तूपा। रानी की वाव 100 रुपए के नोट के ऊपर में, 100 रुपए के नोट के ऊपर में, सिंपल, कितना बढ़िया तरीके से आप लोगों ने आंसर कर दिया। अच्छा ये बताइए आप सभी लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हम्पी का जो है आपका, ठीक है, हम्पी के जो पत्थर की मूर्ति है, हम्पी रथ, हम्पी का रथ, वो कितने रुपए के नोट के पीछे छपा हुआ है, 50 रुपए के, हम्पी का जो रथ है ना, ठीक है, वो आपका। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का सूर्य मंदिर जो है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कौन से रुपए के नोट के पीछे छपा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मैं देखिए आप लोगों का जो दिया हुआ है उसके अनुसार आप लोग बता दीजिए। चलिए 50 रुपए के नोट के पीछे क्या है, हम्पी का, हम्पी की जो है ना आप लोगों का, हम्पी की फोटो है, हम्पी रथ, ठीक है, स्टोन का रथ जो है हम्पी का। और 10 रुपए के नोट के पीछे है आप लोगों का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर कोणार्क का, कोणार्क, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट है फ्रेंड जो आपको बता रहा हूं मैं, ये एग्जाम के अंदर में आएंगे आप लोगों के, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इसी तरीके से मैं आपको बढ़िया तरीके से सारे के सारे पॉइंट्स बता दूं तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना आप सभी लोगों ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर मैं आगे में हमारे पास में और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, उनको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी से, ताकि आप उनसे भी परिचित हो जाए और देखें कि इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसको याद रखना, ये कभी भी मैं रिपीट करके पूछूंगा आपसे। बताइए आप लोग जल्दी से, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले 4 आप लोग बताइए मुझे जल्दी जल्दी से, और ये आपको करवाया हुआ है क्वेश्चन, पहले 4 आपको, पहले 4 बोला था डायरेक्टली, और मेरे को लगता है कि मैंने क्लास से सिर्फ 2 आपके पेपर के 2 दिन पहले भी रिवीजन बैच में करवाया था उसको, ठीक है। पहले 4 आपको याद करना है करके, ठीक है। तो आपका नो AC करके एक ऐसा आप याद रख सकते हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये A से क्या है, आर्गन है, आर्गन, और फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 4 पहले 4 आपको करने ही करने हैं किसी भी कंडीशन के अंदर में। NCERT में भी आप लोग देख सकते हो, दिया हुआ है आप लोगों का, ठीक है, कि पहले नंबर पे है नाइट्रोजन 78%, ये NCERT का स्क्रीनशॉट आपका, ठीक है, 78%, ऑक्सीजन 21% आपका डायरेक्टली NCERT से लिया है, ठीक है। तो वो एक बच्चा था, कोई बोल रहा था सर वो अप्रोक्सीमेटली नहीं पूछा है, तो 20 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, इसलिए नन ऑफ द अबव। अरे मेरे लाल NCERT में दिया है 21%, ठीक है, तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। 21% आपका ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन 0.93%। तो पहले 4 गैसेस का आप लोग जो है ना वो लिख दीजिए, पहले के 4 गैसेस का सभी लोग लिख देंगे, मेरे साथ साथ में लिखिए, लिखो, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, लिखो। ये कितना है आपका, 78% है, लिखो, मेरे साथ साथ में लिखना है, मेरे लिखने के पहले आप लोगों का लिख के हो जाना चाहिए। ऑक्सीजन है 21%, आर्गन कितना है 0.93%,
ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। ये पहले 4 आपको पता होने ही चाहिए, और बाकी के अदर गैसेस जो है वो बाकी बनाते हैं आपके। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बना जा सकता है। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप लोगों का 3000 प्लस जो है यहाँ पर में लाइक्स के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए दोनों तरफ से मेहनत होनी चाहिए, आपके तरफ से भी मेरे तरफ से भी, और दोनों को ही जो है भगवान आगे बढ़ाते रहे। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ाने की सबसे जो है फ्रेंड्स हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परत है? ये भी हमने किया हुआ क्वेश्चन डायरेक्टली कि भाई वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छी परत कौन सी होती है, और इसको मैंने आपको TRE 1 के क्वेश्चन के साथ में जोड़कर पढ़ाया था। कितने लोग चाहते हैं कि अभी इसको मैं पूरा का पूरा इसका आपको एक बार वापस से करा दूं लेयर्स, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हर बार आ रहा है हर TRE में। अगर आप बोलते हो तो अभी के अभी करा देता हूं मैं आपको, अगर आप कहोगे तो अभी के अभी करवा देता हूं जल्दी से। ठीक है, अभी के अभी वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ाता है, उड़ाने के हवाई जहाज उड़ते हैं आप लोगों का? तो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर में। ठीक है, समताप मंडल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर में बादल नहीं पाए जाते आपके ज़्यादा। ठीक है, बादल और मौसम संबंधी सारी घटनाएं शोभ मंडल में हो जाती है, ये सेकंड नंबर की लेयर है आपकी, इसमें हो जाते हैं। ठीक है, तो हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे अच्छी लेयर है समताप मंडल। NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, आप देखिए ये करवाया था ये वाली स्लाइड आपको। समताप मंडल, यह परत बादलों और मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त होती है, इसमें बादल नहीं होते, इसके वजह से यह परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श होती है, आपको पढ़ाया हुआ। ठीक है, एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे आइडियल लेयर है एरोप्लेन उड़ाने के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका, स्ट्रेटोस्फीयर हैज आइडियल कंडीशन फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। देखिए क्वेश्चन आपको जो करवाया था मैंने, ठीक है, क्यों है वो? क्योंकि उसमें आपका क्लाउड्स नहीं होते, बादल और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है। ठीक है, इसी वजह से ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था, ताकि आप लोग कर लीजिए। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, आप लोग देखिए फ्रेंड्स, ये NCERT में पूरा दिया हुआ है आपका। आप लोग देखिए BPSC TRE 1 का क्वेश्चन, इसका आंसर कीजिए आप सभी लोग। मैं चाहता हूं हर एक बच्चा जल्दी से आंसर करे इसका। जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। और मैं कल आप लोगों को जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने कहा था वो जो सोप का बाय प्रोडक्ट है और ये सारी जो चीज़ें थी ना, उसका कुल क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं कल 1 बजे। तो हर कोई बच्चा कल 1 बजे डॉट आ जाएगा यहाँ पर में। जल्दी जल्दी से आप सभी लोग जो है आंसर कीजिए इसका। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की परतों के ऊपर में सही क्रम है? तो अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड, तो सबसे पहले आता है आप लोगों का शोभ मंडल, ठीक है, समताप मंडल आता है आपका, फिर आता है मध्य मंडल, फिर ताप मंडल और बहिर्मंडल आपका। देखिए ट्रोपोस्फियर सबसे पहला, जहां पर में मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती है। एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे अच्छी लेयर स्ट्रेटोस्फियर, और ओजोन की परत भी इसी में पाई जाती है। मेसोस्फियर मध्य मंडल आप लोगों का, ठीक है, जहां पर में उल्का पिंड आके जल जाते हैं, और सबसे ठंडी लेयर भी है, सबसे ठंडी। ये आया था कि नहीं आया था क्वेश्चन? ठीक है, TRE 2 में सबसे कोल्डेस्ट वाली, जल्दी से बताओ हाँ या ना, आया था कि नहीं आया था क्वेश्चन ये कोल्डेस्ट लेयर वाला? ठीक है, आपकी किताब कहाँ से मिलेगा सर? देखिए शाहिद इकबाल जी, जितने भी हमने ना उसको अभी उसको फॉर सेल नहीं रखा है। जो भी बच्चे, जो भी TRE वाले बच्चे जिन्होंने इतना भरोसा करके और इतना ज़्यादा जो है उनका प्यार है और इतना ज़्यादा वो जो है सम्मान दे रहे, इसी वजह से हमने जितने भी पेड कोर्सेज है उसके अंदर में उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा गिफ्ट रखा हुआ है। ई बुक्स को, वो थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ की वो बुक्स है। ठीक है, बाद में इन फ्यूचर जाके कभी उसको प्रिंट करेंगे, बट अभी ई बुक के फॉर्मेट में आप लोगों के लिए रखा है। थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, थर्मोस्फियर को ही ताप मंडल भी कहा जाता है, बहिर्मंडल को ही ताप मंडल भी कहते हैं, ताप मंडल इसको। ठीक है, और फिर आप बाह्य वायुमंडल को तापमंडल कहते हैं, और बहिर्मंडल सबसे लास्ट वाला है जहाँ सबसे हल्की गैसेस पाई जाती है। तो बहिर्मंडल सबसे लास्ट में आएगा आपका एक्सोस्फियर। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। सोम मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिए जल्दी जल्दी से, जल्दी से इस पर्टिकुलर मंडल का आंसर कीजिए। आयन मंडल जो है आपका, ठीक है, वो ताप मंडल जो है उसी के अंदर में पाया जाता है, ताप मंडल में, जो रेडियो ट्रांसमिशन में मदद करता है मनीष जी। ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर जो है आपका जो है, थर्मोस्फियर जो है आपका ताप मंडल, जिसको आप लोग कहते हो ताप मंडल, इसी के अंदर में क्या होता है, ताप मंडल में आपका रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करने के लिए आइनोस्फियर पाया जाता है। आइनोस्फियर इसी में पाया जाता है, इसी का एक पार्ट है। जैसे मान लो ये लेयर है पूरी, तो उसमें एक पतली सी परत जो है वो आयनोस्फियर की भी है, आयन मंडल की।
जो रेडियो ट्रांसमिशन में मदद करती है। तो डी की जोड़ी 1 के साथ लगेंगी, और डी की जोड़ी 1 के साथ केवल एक जगह पे लगी, आंसर खत्म हो गया। ठीक है, डी की जोड़ी 3.0 की बैच बाय करना है सर, हेल्प कीजिए रिवीजन बैच से। ठीक है शहजाद बिट्टू अंसारी जी, आप जो है वो नंबर जो है ना उस पर कॉल कर सकते हो, टीम आपकी बिल्कुल मदद कर देंगे। अगर कोई मतलब मान लो बात नहीं हो पा रही तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, वो बिल्कुल हेल्प कर देंगे आपकी। ओके, उसके बाद में फ्रेंड्स स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन की परत इसी में पाई जाती है, आपको पता है ना, सेकंड नंबर की लेयर है ये, ओजोन परत इसी में पाई जाती है, सेकंड नंबर की। अच्छा, स्ट्रेटोस समताप मंडल के बारे में एक खास बात आप बताओ जो यहाँ नहीं लिखी है, वो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। ई बुक्स जो है आप लोगों का आपके कोर्स के अंदर में अवेलेबल है। स्ट्रेटोस्फियर जो है इसकी एक खास बात आप लोग बताएंगे, देखते कितने लोग जो है वो समझ पा रहे, उस लेवल पे जाकर सोच पा रहे। ट्रोपोस्फियर, शोभ मंडल जो है फ्रेंड सबसे लोअर मोस्ट लेयर है आपकी, सबसे निचली लेयर है जहां मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती है। ठीक है, बादल कोहरा यहीं पे होता है आपका। ठीक है जी, वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल जो है वो जहाज उड़ाने के लिए अच्छा है आप लोगों का। ठीक है ओके, उसके बाद में एक्सोस्फियर जो है आपका सबसे लास्ट वाली, सबसे अपर मोस्ट लेयर है। यहां पर में केवल 2 प्रकार की गैसेस पाई जाती है, हल्की वाली, सबसे हल्की गैसेस। आप नाम बताओगे सबसे हल्की 2 गैसेस का? कितने लोग बताना चाहोगे सबसे हल्की 2 गैसेस कौन सी है? आप लोग नाम बताइए जल्दी जल्दी से, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। सबसे हल्की वाली 2 गैसेस का नाम जल्दी से बताएंगे आप सभी के सभी लोग। और कल जो है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, जो आप लोगों का जो हमने देखा था ना साइंस के अंदर में, जो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, उनको एक्स्ट्रापोलेट करके, मतलब उसके आगे पीछे वाले जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो बताने वाला हूँ। मतलब आप समझ लीजिए फ्रेंड्स कि आपका कल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो है वो होने वाला है, आप लोगों की पढ़ाई होने वाली है आप लोगों की कल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कल तैयार रहना है आप सभी लोगों ने। अब मैं आप लोगों को जो है बस एक और चीज़ आपको बताता हूँ मैं, ठीक है, कि भाई क्यों आपको टीचिंग परीक्षा का जो है सेशन देखना है, आप लोगों ने क्यों देखना है और अच्छे से देखना है, सारे सेशन देखने हैं आपने, ताकि आपका पेपर क्लियर हो। और आप लोग फिर बाद में सोचते हो कि पेपर क्लियर क्यों नहीं होता, मैं बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिए, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। एज पर एनसीईआरटी आंसर करना है आप सभी लोगों ने। आई चैलेंज यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। पोल भी दे रहा हूं, ठीक है, आंसर करो। पोल भी दे दिया है, आंसर करेंगे। अच्छा, कल फ्राइडे, चलो कोई बात नहीं, परसों के दिन कर लेंगे हम लोग उसको। ठीक है, ठीक है, तो आंसर जो है फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। तो मैक्सिमम लोग जो है फ्रेंड्स ए आंसर लगा रहे हैं, 70% लोगों ने आंसर लगाया है प्रयागराज। अब मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, ध्यान से सुनो आप लोग, ठीक है, ये है एनसीईआरटी, कौन सी एनसीईआरटी है? स्टैंडर्ड 8 की ज्योग्राफी की। ध्यान से नैनो को बड़ा करके आप देखिए, यहां पर में कौन सी एनसीईआरटी है? ये स्टैंडर्ड 8 की एनसीईआरटी है। कोई बात नहीं, आपको इधर दिखा देता हूं, ये देखिए आपका एनसीईआरटी, ठीक है, आप देख सकते हो, आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो। ओके, एनसीईआरटी, कई सारे बड़े शहर है इसके अंदर में, इलाहाबाद जिसको प्रयागराज बोलते हैं आज आप लोग, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ऑल विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख आर लोकेटेड अलोंग द रिवर गंगा। लीजिए, हुगली नदी को उसने गंगा माना है, हुगली नदी को उसने गंगा माना है, एनसीईआरटी का पॉइंट है। ठीक है, एनसीईआरटी का पॉइंट है, उसने मतलब वो जो कटी गंगा जिसको हुगली नदी बोलते हैं उसको गंगा ही माना है उसने। और ये एनसीईआरटी है, ठीक है, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ऑल विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 lakhs आर लोकेटेड अलोंग द रिवर गंगा। लीजिए, अब हम क्या करें यहां पर में, तो हुगली नदी को उसने गंगा ही माना है, क्योंकि मैं बताता हूँ क्या होता है। यहां से ना फरुखा नाम की जगह है जहां से ये गंगा नदी 2 भाग में टूट जाती है। ठीक है, 2 भाग में टूट जाती है, एक चली जाती है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, और एक यहाँ से जो है फ्रेंड्स नीचे में हुगली के नाम से आती है। तो हुगली नदी के किनारे पे बसा हुआ है कलकत्ता। तो उसने एनसीईआरटी के अंदर में, ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर में भोपाल तो चलो गया, एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ आंसर ऊपर में से एक से अधिक होगा एज पर एनसीईआरटी, क्योंकि मैं एनसीईआरटी का प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है,
ओके, तो आप लोग एनसीईआरटी के अनुसार आप देखिए, अब अगर वो लोग आंसर की देते तो हमको समझ में आता कि वो लोग क्या देते हैं यहाँ पर में। ओके, आप आंसर की देते तो उससे समझ में आता कि क्या उन्होंने किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स देखिए आप लोगों का जो है आंसर आपको इसलिए करना है, इसीलिए आप लोगों से कह रहा हूँ, हर एक बच्चे से कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एनसीईआरटी से, क्योंकि ये अब मान लो उन्होंने अगर आंसर डी मान लिया, आप लोग जो है ए लगा के आओगे, तो आपको क्या लगता है आपको पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? जल्दी से बताइए यहाँ पर में, ठीक है, जल्दी से बताइए। लखनऊ भी सर गंगा नदी के किनारे नहीं है, ठीक है मनीष जी, लखनऊ जो है वो आपका गंगा नदी के किनारे नहीं है, वो गोमती नदी के किनारे पर है, ठीक है। चलिए आई थिंक यहाँ पर मैं फॉर्म जो है, देखिए फ्रेंड्स एक फॉर्म आप लोगों के लिए डाला है, ठीक है, इस फॉर्म को आपको क्या करना है, ठीक है, इस फॉर्म को आप लोगों ने फिल कर लेना है हर एक बच्चा, और मैं आपको पिन भी कर दे रहा हूँ इस मैसेज को, ठीक है। यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स आपको इंपॉर्टेंट जो इमेजेस है, ठीक है, वो आपको मिलेंगी। ये मैसेज आपको अभी टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम टीचिंग परीक्षा के ऊपर में, और हर जगह पे जो भी इंपॉर्टेंट इमेजेस होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट इन्फोग्राफिक्स है, जैसे ये है आपका इसके ऊपर में, या फिर ये है आप लोगों का, या कोई भी है जो इन्फोग्राफिक्स हमें लगेगा कि आप लोगों तक पहुंचानी है, या कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी है, तो वो आपको जो है फ्रेंड्स इसके माध्यम से पहुंचाई जाएंगी आप लोगों की। ओके, तो ये याद रखेंगे आप सभी लोग। आपको एक फॉर्म आया है, उस फॉर्म को सभी लोग फिल कर दीजिए, ठीक है। ओके, ओके, चलिए, तो बाकी जो है फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग हमारे इसके अंदर में। उसने जो है ना मनीष पूरा का पूरा जितनी भी उसकी ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी है, सारा का सारा उसने वहां पर में दे दिया है, ठीक है। ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी सारा का सारा जो है उसने उसी के अंदर में दे दिया है। इसी वजह से जो है वो वहां पर में हमें, अगर उसका आंसर आया होता तो हम लोग जरूर जो है आंसर, अगर उसका जो है आंसर की आई होती तो हम जरूर उससे देखते कि उसमें क्या करते हैं यहाँ पर में, ठीक है। यहाँ पर में देखिए आप, ठीक है, इस पर्टिकुलर इसके अंदर में उसने यहाँ लिखा है, ठीक है, इसमें द सिटीज विथ ऑल विद द 10 लाख पॉपुलेशन मोर देन आर लोकेटेड अलोंग द गंगा, ठीक है, यहाँ पर में आप लोग देखिए। और लखनऊ जो लिखा है उसने गोमती नदी जो है, जो कि इसकी सहायक नदी है, आप देख सकते हो यहाँ पर में। ओके, इसको देखिए आप लोग, ये गोमती नदी, ठीक है, इसके किनारे पे बसा हुआ है आप लोगों का लखनऊ, वो फाइनली जाकर जो है गंगा में मिलती, तो पूरा का पूरा उसने एनसीईआरटी ने गंगा मान लिया उसको। ओके, चलिए चलिए, बाकी जो है फ्रेंड्स आप लोगों को जो है एक फॉर्म दिया गया है, आप उस फॉर्म को फिल कर दीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाए। आप लोगों का देखिए पिन कमेंट में है, ठीक है, चैट में पिन चैट के अंदर में आप लोगों को दिख जाएगा, वहां पर में पिन चैट के अंदर में आप लोगों को मिल जाएगा वो क्वेश्चन, आपका जो आपका फॉर्म है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर में भी डाला हुआ है, और आप लोगों का साथ ही साथ फ्रेंड्स नीचे में जो पिन कमेंट रहेगा नीचे में, उसमें भी डाल देंगे आपके लिए, सबसे पहले वाले कमेंट के अंदर में, ठीक है, और टेलीग्राम के ऊपर में भी डाल देंगे ताकि आप सभी लोग भर ले उसको फॉर्म को। ओके, चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, बाय।